प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसे हम आमतौर पर पीओएसओ या पॉक्सो एक्ट कहते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। 15 जनवरी और 12 फरवरी 2026 ये वो तारीखें हैं जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया। सवाल ये था कि क्या इस सख्त कानून के तहत किशोरों के आपसी और सहमति वाले प्रेम को अपराध माना जाना चाहिए। इसे रोमियो जूलियट दुविधा कहा जा रहा है। सोचिए, एक तरफ हमें बच्चों को यौन शिकारियों से बचाना है, जो कि बिल्कुल जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ वो किशोर हैं जो जाने अनजाने में एक ऐसे कानूनी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जो दरअसल उनके लिए कभी बना ही नहीं था। तो चलिए इस पूरी उलझन को जरा बारीकी से समझते हैं। इस पूरी दुविधा की जड़ तक जाने के लिए हमें पहले इस कानून की मूल भावना को समझना होगा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। यह कानून एक मजबूत ढाल की तरह बनाया गया था। इसका इकलौता और बहुत ही नेक मकसद था 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिकारियों और यौन शोषण के खौफनाक चंगुल से बचाना। लेकिन यहीं एक विडंबना है। जो कानून एक ढाल बनने के लिए गढ़ा गया था, वो आज कई मामलों में एक ऐसी तलवार बन गया है जिसका वार सीधे उन युवाओं पर हो रहा है जिन्हें असल में इस तरह की सुरक्षा की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो जैसा कि हमने जिक्र किया, 15 जनवरी और 12 फरवरी 2026 को ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया। अदालतों के गलियारों में जो चिंता उठी वो यूं ही नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सरकार से साफ शब्दों में आग्रह किया है कि किशोरों के बीच होने वाले जो वास्तविक और सहमति वाले संबंध हैं, उन्हें अपराध की श्रेणी में डालना बंद किया जाए। न्यायपालिका का ये रुख हमें बताता है कि कानून का ये जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है ना, वो युवाओं के जीवन को तबाह कर रहा है। उन्हें जेल की सलाखों की नहीं, बल्कि थोड़ी समझ और संवेदनशीलता की दरकार है। अब आते हैं मुख्य कानूनी अड़चन पर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तकनीकी पहलू आपके लिए बेहद अहम है। होता क्या है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 69 और पॉक्सो की धारा 29, ये दोनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनती हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, बीएनएस की धारा 69 साफ कहती है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध सीधा बलात्कार है, फिर चाहे उसमें पूरी सहमति ही क्यों न हो। वहीं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 इसे प्रवेशात्मक यौन हमले यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का नाम देती है। और सबसे खतरनाक हिस्सा है धारा 29, जो अपराध की पूर्ण धारणा या एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट स्थापित करती है। मतलब अदालत शुरुआत से ही ये मानकर चलेगी कि अपराध तो हुआ है। अब खुद को बेगुनाह साबित करने का पूरा बोझ उस आरोपी किशोर पर आ जाता है, और अगर वो साबित नहीं कर पाया तो धारा 30 के तहत उसे बेहद कठोर दंडात्मक सजा मिलती है। इस पूरे तंत्र में उन किशोरों की आपसी सहमति की कोई जगह ही नहीं बचती। 10 से 20, बस एक पल के लिए इस संख्या के बारे में सोचिए। ये महज कोई नंबर नहीं है, ये किसी युवा की पूरी जिंदगी को अंधकार में धकेलने के लिए काफी है। पॉक्सो के तहत इस तरह के मामलों में अनिवार्य न्यूनतम सजा सीधे 10 साल की कैद है, जो 20 साल या उम्र कैद तक भी जा सकती है। इसी सामाजिक कड़वाहट की ओर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिरुद्ध और अन्य 2026 मामले में इशारा किया। अदालत ने साफ साफ कहा कि पॉक्सो कानून का इस्तेमाल अक्सर व्यक्तिगत रंजिशें निकालने के लिए हो रहा है। होता क्या है कि परिवार और समाज इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर दो युवा अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह के लिए घर से भाग जाते हैं तो अक्सर लड़की का परिवार लड़के पर सीधा पॉक्सो ठोक देता है। अब इसी कनाडाई मॉडल से प्रेरित होकर भारत के लिए भी एक रोमियो जूलियट क्लॉज का प्रस्ताव रखा जा रहा है। अगर ये लागू होता है तो ये हमारी अदालतों में कैसे काम करेगा? इससे हम मुख्य रूप से 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा दिख सकते हैं। पहला, इस रिश्ते में शामिल दोनों ही व्यक्ति किशोर होने चाहिए। दूसरा, उन दोनों की उम्र के बीच का अंतर बहुत ही कम और एक निश्चित सीमा में होना चाहिए, मान लीजिए 2 से 5 वर्ष के बीच। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी स्तंभ है, इस रिश्ते में किसी भी तरह के दबाव, अधिकार के दुरुपयोग या शोषण की रत्ती भर भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा क्लॉज लाते हैं तो उन मासूम संबंधों को आसानी से बचाया जा सकेगा, जो फिलहाल उन कानूनों का शिकार हो जाते हैं जो असल में खूंखार अपराधियों के लिए बने थे। हर अंधेरी सुरंग के बाद रोशनी जरूर आती है। अब हमारा ध्यान सिर्फ सजा देने से हटकर उपचार और पुनर्वास पर भी जाना चाहिए। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 357A पीड़ित मुआवजा योजना का एक बहुत ही स्पष्ट प्रावधान करती है। इसके अलावा पॉक्सो नियमों का नियम 9
अंतरिम भरण पोषण सुनिश्चित करता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि ये जो मुआवजा है ये कोई खैरात या दान नहीं है, बल्कि ये पीड़ित का एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। और इसी पुनर्वास की प्रक्रिया को तकनीक के जरिए और भी मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने एक शानदार पहल की है। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है घर यानी गो होम एंड रियूनाइट। ये एक ऐसा डिजिटल टूल है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों की घर वापसी, उनके पुनर्वास और अलग-अलग अधिकारियों के बीच के तालमेल को ट्रैक करता है। इस पोर्टल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चे इस दर्दनाक दौर से गुजरे हैं वे सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सकें और बिना किसी कलंक के समाज की मुख्य धारा में पूरे सम्मान के साथ फिर से जुड़ सकें। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मासूमियत की रक्षा करना जाहिर तौर पर हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है, लेकिन क्या इस सुरक्षा की कीमत किशोरावस्था के स्वाभाविक विकास को अपराध मानकर चुकाई जानी चाहिए? क्या हमारी कानूनी व्यवस्था समय के साथ इतनी परिपक्व हो पाएगी कि वो असली अपराधियों और दो प्यार करने वाले किशोरों के बीच का फर्क समझ सके? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे समाज और हमारे कानून निर्माताओं को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सोचना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।